हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर और मैं हूं अंकुश ठाकुर। एंड गाइस आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज रिवोल्ट ऑफ रिवोल्ट कह रहा हूं मैं, इट्स रॉलेट एक्ट ऑफ 1919 1919 में पास किया गया एक ऐसा अंधा कानून जिसके खिलाफ इंडियंस किस तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे ये आज आप देखोगे। गाइस व्हाई दिस एक्ट जो है यूं कहते हैं कि ये एक्ट पास क्यों हुआ था, ये व्हाई दिस एक्ट कम इनटू एनफोर्स, या यूं कहते हैं कि व्हाई दिस एक्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस। व्हाई दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है, क्यों क्यों क्यों। तो इससे पहले आपने देखा कि हम लोगों ने लखनऊ पैक्ट किया, लखनऊ पैक्ट में इंडियंस यूनाइट हो गए एंड आफ्टर दैट ब्रिटिशर्स ने हमें खुश करने के लिए एक ऐसा कानून लाया जिसमें उन्होंने हमें सब कुछ दिया लेकिन फुल अथॉरिटी के साथ नहीं। आधी सी चीजें अनडिफाइनेबल था, वो ना तो डिफाइन किया हुआ था कि क्या था, सारी पावर्स सब कुछ जो है ब्रिटिशर्स के पास था, इंडियंस को सिर्फ नाम के लिए जो है वो रखा गया था। नाउ अब जब एक्ट पास हुआ तो एक्ट के बाद इंडियंस के अंदर काफी ज्यादा आक्रोश देखा गया कि भाई साहब आप लोग जो हैं हम आपसे इतना कुछ डिमांड कर रहे हैं और हमें क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं। तो इंडिया के अंदर प्रोटेस्ट होने स्टार्ट हो गए थे, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हर जगह जो है ब्रिटिशर्स को गालियां दी जा रही हैं, उनके लिए डिमॉन्स्ट्रेशन की जा रही है एंड ऑल दैट प्रोसेस जो है पूरे इंडिया में जो है भाई साहब चल रहे थे। अब इस टाइम पर ब्रिटिशर्स के ना नाक में दम हो गया, तो ब्रिटिशर ने कहा कि यार ये इंडियन जो है ना ये बहुत बड़ी सरदर्द बन गए हैं, ये आए दिन हमारे लिए कुछ ना कुछ पंगा क्रिएट कर देते हैं, कभी कलकत्ता, कभी बॉम्बे, कभी अहमदाबाद, कभी पंजाब, कभी दुनिया, मतलब इंडिया के कोने कोने से ब्रिटिशर्स पावर को लेकर, ब्रिटिशर की पावर को लेकर जो है वो चैलेंज किए जाते थे। मतलब इंडियंस अब डरने वाले नहीं थे। तो अब उस टाइम पर उस ऐसी हालात में ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से एक एक्ट पास किया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं रॉलेट एक्ट ऑफ 1919। बेसिकली गाइज आपके ये चीज तो आपको पता चली कि ये एक्ट क्यों पास था। अब मैं आपको ये बताता हूं कि इस एक्ट में होता क्या था। इस एक्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास इमेंस पावर आ गई थी, स्पेशली पुलिस के पास। वो किसी भी इंडियन को, मान लेते हैं अगर मैं उस टाइम पर प्रोटेस्ट करने चला जाता, जैसे आज तो हम जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपका फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रोटेस्ट विद, मतलब पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हो आप, विदाउट आर्म्स एंड एम्यूनिशन के साथ आप मत जाइए, आप पीसफुल प्रोटेस्ट कीजिए, आपका वो जेन्युइन होगा। अब यहां पर इन्होंने क्या कहा कि भाई साहब चाहे आप वेपन लेकर आ रहे हो, चाहे आप ऐसे ही पीसफुल प्रोटेस्ट भी करोगे, आपको आपके खिलाफ एक सेडिशियस चार्ज के अंडर आपको अरेस्ट किया जाएगा एंड यू विल पुट बिहाइंड द बार फॉर 2 years विदाउट गिविंग एनी, मतलब ट्रायल। आपको ट्रायल देने की भी जरूरत नहीं है। जैसे आज अगर आपको पुलिस अरेस्ट करने आती है तो सबसे पहले तो आपका ये राइट बनता है कि आप पूछो कि भाई साहब मुझे किस लिए आप अरेस्ट कर रहे हो। अगर आपको अरेस्ट करके भी दिया जाता है तो यू हैव फुल क्या कहूँगा उसको, राइट टू नो अबाउट कि आपका अरेस्ट जो अरेस्ट होने का चार्ज वो क्या है। साथ ही साथ आपको अपनी फाइट करने का, आपके केस को देखने का आपको पूरा हक है। एंड साथ ही साथ आप अगर पुलिस जो है, अगर आपको पुलिस को भी अथॉरिटी नहीं है कि दे विल डिसाइड कि और यू अ क्रिमिनल और नॉट, इट्स होली एंड सोली डिपेंड अपॉन द जुडिशरी ऑफ द कंट्री दैट विल डिसाइड दैट और यू अ क्रिमिनल और नॉट। अगर पुलिस कहीं ना कहीं आपको छुपाती है, आपको मारती है, पीटती है, यू विल फायर अ रिट अगेंस्ट देम कॉल्ड हैबियस कॉर्पस। दैट जो आपने पढ़ा होगा, इंडियन पॉलिटी में सर पढ़ा रहे होंगे आपको, ठीक है। तो हैबियस कॉर्पस जो है वहां पर बात होती है हैबियस कॉर्पस की। तो गाइज यहां पर इंडियंस को कुछ ऐसा नहीं था। इंडियंस अरेस्ट हो गए, सीधा जेल, या तो लाश निकलेगी बाहर या तो तुम्हारी हड्डियां तोड़कर तुमको बाहर निकालेंगे, दोबारा तुम प्रोटेस्ट करने के काबिल ही नहीं रहोगे। तो ये अनजस्टिस था इंडियंस के लिए ये एक्ट जो है, इसलिए इस एक्ट को मैंने कहा था ये अंधा कानून था। ये कानून ऐसा था कि भाई साहब इंडियन को अपना हक बोलने की जो है यहां पर अनुमति नहीं थी। हिंदुस्तानी अपना हक नहीं मांग सकता था ब्रिटिश से। क्या मांग रहे थे हम कोई सोना चांदी हीरे जवाहरात तो नहीं मांग रहे थे। वी आर सिंपली डिमांडिंग द रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नमेंट, वेदर इट इज स्टेट गवर्नमेंट और इट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या ये मांगना कोई गलत चार्जेस थे? क्या ये मांगना हमारे लिए कोई गलत चीज थी?
यही चीज तो हम मांग रहे हैं ना ब्रिटिश से, हम उनको नहीं कह रहे। अच्छा, हम ये भी कह रहे हैं कि भाई साहब तुम बाहर से आकर हमारे देश में हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हो, तुम्हारी जो आइडियोलॉजीज हैं, तुम्हारे दिमाग में गंदगी भरी हुई है, तुम्हारे दिमाग में ये था कि हिंदुस्तान को लूटना है, निकल जाओ ना यहां से, ये हमारा हिंदुस्तान है, ये इंडियंस का इंडिया है, इसको छोड़ दो, इसको हम संभालेंगे, तुम चले जाओ। और उस टाइम पर आप अगर ऐसी बात करते, आप गवर्नमेंट के लिए क्या हो, खतरा हो, आपको गवर्नमेंट उठा के कहां डालेगी, अंदर डाल देगी, जेल में। आपको ना बोलने का हक है, ना आपके सुनवाई होगी। 2 साल के बाद वो भी गारंटी नहीं कि आप जिंदा बाहर निकलो या ना निकलो। तो ये एक अंधा कानून ब्रिटिशर्स ने पास किया सिर्फ इसलिए कि इंडियन जो है वो अपनी डिमांड को लेकर जो है वो बात कर रहे हैं। इसलिए गांधी जी इसके खिलाफ एक्ट जो है वो बात करते हैं। गांधी जी ने इसके खिलाफ काफी ज्यादा प्रोटेस्ट किया और इस सिडेशियस एक्ट के अंदर बहुत सारे इंडियंस को अरेस्ट कर लिया गया। अब जो रॉवलेट एक्ट है, इसी की वजह से आपके इंडिया में देखो क्या क्या चीजें जो हैं वो होती हैं। तो इतना आप याद रखिए कि ये वो एक्ट था, ये वो अंधा कानून था जिसमें ब्रिटिशर्स की पावर को और ज्यादा एनहेंस कर दिया गया, दैट दे विल अरेस्ट एनी नेशनलिस्ट लीडर विदाउट ट्रायल। ये ब्रिटिशर्स के पास पावर थी। चलिए इसको देखते हैं, बिकॉज यही पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करूंगा और इसी को आपने पढ़ना है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते जाएंगे उनको अंडरलाइन करना है, एंड देन जब हम एमसीक्यूज करवाएंगे अगेन उनको फिर आपने देखना है कि आपने कौन कौन सा पॉइंट छोड़ा था, आपने वो पॉइंट दोबारा से याद रखना है। ठीक है, तो चलिए नजर डालते हैं इस एक्ट पर। तो ये एक्ट जो है पास्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, इस एक्ट को रेकमेंड किया गया था। ठीक है, सिडेशियस कमेटी बनाई गई थी एक, ठीक है, सिडेशन कमेटी बनाई गई थी जिसको चेयर किया था सर सिडनी रॉवलेट ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है, ठीक है, कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ द सिडेशियस कमेटी कॉल्ड रॉवलेट एक्ट ऑफ 1919। इस एक्ट को सर सिडनी रॉवलेट ने पास किया था, ठीक है, चेयर किया था, इसलिए इसका नाम हमने रॉवलेट एक्ट ऑफ 1919 रखा हुआ है। दिस एक्ट हैड बीन हर्ल्डली पास्ड इन द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्पाइट द यूनाइटेड ऑपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर्स। हालांकि इंडियन मेंबर्स जो हैं, इंडियन मेंबर्स इसमें क्या है दोस्तों, इंडियन मेंबर इसमें जो है वो इसके ऑपोजिशन में खड़े थे। इंडियन ऑपोजिशन में इसमें हम पूरे तरीके से खड़े हैं, बावजूद हमारे ऑपोजिशन के रहते भी इस एक्ट को जो है वो पास कर दिया गया। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हम देखते हैं इट गेव द गवर्नमेंट एनॉर्मस पावर। इस एक्ट ने गवर्नमेंट को इतनी ज्यादा पावर दे दी टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज, कि वो किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को, कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी अगर इंडियंस कर रहे हैं उस एक्टिविटी को रोक सकते थे, उसको मतलब अपनी हर हद पार कर उसको रोक सकते थे। अगर इंडियंस नहीं मानेंगे, लाठीचार्ज, गोली मारना इज लाइक कुछ भी नहीं था, इनके लिए नॉर्मल था। एंड अलाउड डिटेंशन ऑफ द पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। और किसी भी लीडर को अरेस्ट कर देंगे 2 साल के लिए, भाई साहब, बगैर कुछ बोले हुए, बगैर कुछ कहे हुए, बगैर कुछ बोले हुए वो इनको अरेस्ट कर जेल में डाल देंगे। महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अगेंस्ट दिस unjustice law, which would start with a हड़ताल on 6th of April 1919। 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने इस एक्ट के खिलाफ हड़ताल इशू कर दी कि भाई साहब हम इस एक्ट को लेकर खुश नहीं है और इसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट करेंगे। बट बिफोर इट कुड बी लॉन्च्ड, लेकिन इससे पहले कि ये मूवमेंट लॉन्च करते, गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रॉवलेट एक्ट को लेकर पास करते, large scale violent against anti-British demonstration in Calcutta, Bombay, Delhi, Ahmedabad etc. में जो है वो स्टार्ट हो गई। अभी गांधी जी ने अपनी मूवमेंट को स्टार्ट करना ही था कि उससे पहले ही हर जगह जो है इस एक्ट को लेकर डेमोन्स्ट्रेशन होना स्टार्ट हो गई। हर जगह लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो दिल्ली है, चाहे वो कलकत्ता है, चाहे वो अहमदाबाद है, हर जगह देश के कोने कोने से इस एक्ट को लेकर जो है प्रोटेस्ट होने स्टार्ट हो गए कि ये कैसा एक्ट है, ये कैसा अंधा कानून आपने पास कर दिया कि हम अपने हक के लिए बात कर रहे हैं, हम अपने हक के लिए बात कर रहे हैं और आपने हमें हमारा हक हमसे छीनने की बात कर रहे हो। आप हमें हमारे हक के बोलने के लिए भी परमिशन में लेनी पड़ेगी आपसे। स्पेशली इन पंजाब की अगर मैं बात करूं दोस्तों, जहां पर जो सिचुएशन थी वो काफी ज्यादा एक्सप्लोजिव काइंड ऑफ जो है, आप कह सकते हो कि काफी ज्यादा जो वर्स्ट सिचुएशन है वो प्रोटेस्ट की देखी गई। कहां पर? पंजाब के अंदर, ड्यू टू वॉर टाइम रिप्रेशन, फोर्सिबल रिक्वायरमेंट्स एंड रेवेजेस ऑफ द डिजीज। हर जगह प्रोटेस्ट चल रहा है,
हर जगह सिचुएशन खराब थी। बात करें पंजाब की, तो पंजाब में इस टाइम पर 1919 के टाइम पर सबसे ज्यादा जो है आप देखोगे तो मतलब प्रोटेस्ट होने स्टार्ट हो गए, जिसके चलते ब्रिटिशर्स ने क्या देखा कि पंजाब एक काफी ज्यादा मतलब एक ऐसी कंडीशन, ऐसी एरिया बन गया है जो कि बहुत ही सरदर्द है। सरदर्द इन द सेंस कि वो ब्रिटिशर्स के लिए दिन ब दिन जो है कोई ना कोई वहां पर चीज जो है वो हो रही है। इसलिए उन्होंने यहां पर क्या लगा दिया था, सेक्शन 144 लगा दिया भाई साहब। इन्होंने सेक्शन 144 लगाकर और यहां पंजाब में कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स को भी अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। इन टाउन्स अक्रॉस नॉर्थ एंड वेस्ट इंडिया लाइफ कम टू बी स्टैंड स्टिल। क्यों? क्योंकि सेक्शन 144 लग गया है। पूरी लाइफ, जैसे कोविड के टाइम पर आपने देखा कैसे जिंदगी ऐसे तबाह सी हो रही थी, सड़कें वीरान थी, गलियां वीरान थी, बाहर निकलो तो हर चीज खत्म थी, ऐसा लग रहा था कि दुनिया में पता नहीं कैसा अकाल जो है वो आ गया है। सेम यहां पर भी कुछ ऐसे ही हालत देखने के कि हर जगह जो है सेक्शन 144 इंपोज करके जो है वो लोगों को अंदर रखा गया। ऑल शॉप शट डाउन एंड स्कूल क्लोज्ड इन रिस्पॉन्स टू द बंद कॉल। ठीक है, ये सब इंडिया के अंदर हो रहा है। क्यों भाई साहब? क्योंकि इंडियंस सिर्फ क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और प्रोटेस्ट किस बात को लेकर कर रहे हैं? रॉलेट एक्ट को लेकर जो है वो प्रोटेस्ट यहां पर हो रहा है। During the intense anti-British demonstration, Punjab also witnessed the Jallianwala Bagh massacre। और दोस्तों इसी टाइम पर जब ये सिचुएशन हो रही थी, चल रही थी, इसी टाइम पर क्या हुआ, इसी टाइम पर बात हुई कि जलियांवाला बाग मैसेकेयर जैसी बात भी हमारे सामने आती है, जिसको हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो पॉइंट है, या मैं यूं कह दूं उसको जो जुड़ाव है, उसका जो हम लोग देखते हैं कि वो उसकी वजह क्या थी, उसकी वजह थी रौलट एक्ट ऑफ 1919। 1919 में वो अंधा कानून जिसने हर इंडियन को जो है झिझोड़ के रख दिया था, जिसकी वजह से पंजाब में सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो गई थी, प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गए थे और बहुत सारे लीडर्स के अरेस्ट होने की वजह से लोग जो हैं वो गैदर्ड होंगे एक जगह पर, उन पर कैसे गोली जो है वो चलाई गई थी, इस पर एक बार देखेंगे। तो जलियांवाला बाग मैसेकेयर आ रहा है भाई साहब, जो 9 अप्रैल 1919 को देखिए क्या हो रहा है। 2 नेशनलिस्ट लीडर 9 अप्रैल 1919 को 2 नेशनलिस्ट लीडर, जिनका नाम था सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल, ये 2 लीडर थे पंजाब के, जिनको अंडर राउलेट एक्ट अरेस्ट कर लिया गया बिकॉज ये कुछ डिमांड कर रहे हैं ब्रिटिशर्स से। ये क्या कह रहे हैं कि एक तो आप इंडियंस को वॉर में लेके जाते हो, आप इंडियंस को हर एक तरीके से इंडियंस को आप जो है एक्सप्लॉइट कर रहे हो। अभी पंजाब में सिचुएशन इतनी खराब है, सूखा पड़ा हुआ है, साथ ही साथ यहां बीमारियां फैल रही हैं, क्या प्रोटेक्शन देने की बात आप इंडियंस को कर रहे हो यहां पर? तो ये सब ये लोग डिमांड कर रहे हैं और इनकी इन डिमांड को गवर्नमेंट ने क्या कहा, दैट दे और मतलब बेसलेस। ये डिमांड्स जो हैं, ये डिमांड्स, इनका कहना इनका गुनाह साबित हुआ और इनको अंडर राउलेट एक्ट जो है वो अरेस्ट कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। देखिए, सोचिए, इमेजिन कीजिए कि सिर्फ अपनी डिमांड को मानना जो है ब्रिटिशर्स से मांगना क्राइम था। आप अपना हक नहीं मांग रहे हो, ये लोग भी तो कुछ वैसे ही कर रहे हैं। तो 9 अप्रैल 1919 को इन लीडर्स को अरेस्ट किया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा और जेल में डाल दिया जाता है। अरेस्टेड बाय ब्रिटिश ऑफिसर विदाउट एनी प्रोवोकेशन, एक्सपेक्ट दे हैड एड्रेस्ड प्रोटेस्ट मीटिंग एंड टेकन टू सम अननोन डेस्टिनेशन, जो है उन्होंने करवा दी। इसके चलते इनको जो है वो अरेस्ट कर दिया गया। दिस कॉज रिजेंटमेंट अमंग द इंडियन प्रोटेस्टर हु कम आउट इन द थाउजेंड्स ऑन द 10th अप्रैल टू शो देयर सॉलिडिटी विद देयर लीडर्स। अब भाई साहब यहां पर क्या हुआ, यहां पर हुआ ये चीज कि 10 अप्रैल को 9 को ये लोग अरेस्ट होते हैं, 10 को तमाम लोग सड़कों पे होते हैं, इसलिए कि आपने हमारे लीडर्स को किस बेस पर अंदर डाला। हालांकि गाइज यहां पर आपको याद होना चाहिए कि ब्रिटिशर्स ने सेक्शन 144 इंपोज किया हुआ था और नोबडी नोज अबाउट द सेक्शन 144 बिकॉज इंडिया कभी ब्रिटिशर्स के रूल के अंडर ना तो उनको पता था कि ये सेक्शन 144 क्या है, किस बला का नाम है, नहीं पता है, क्योंकि आज तक हम लोग मोनार्की के अंडर रूल हुए, हम किसी राजा के अंडर रूल हुए, हमें वहां राजा के टाइम पर कोई इमरजेंसी घोषित नहीं होती थी, लेकिन यहां पर इमरजेंसी लगा दी गई थी और इंडियंस इस चीज से अनअवेयर भी थे और इंडियंस उस टाइम पर बाहर भी निकल रहा है सड़क पर प्रोटेस्ट करते हुए। सड़कों पे है कि आपने हमारे लीडर्स को क्यों अरेस्ट किया, आपने हमारे लीडर्स को किस पॉइंट के लिए जेल में डाल दिया है, वी वांट टू नो, हम जानना चाहते हैं दिस कॉज। अब यहां पर देखिए क्या हुआ, सून, जल्द ही द प्रोटेस्टर टर्न वायलेंट
जल्द ही जब कोई रिजल्ट नहीं आया तो ऑब्वियसली मतलब जनता तो भड़क जाती ही है। तो यहां पर जनता भड़क गई और वायलेंट एक्टिविटीज होना स्टार्ट हो गई, बिकॉज क्योंकि द पुलिस रिस्टोर्ड द फायरिंग इन विच सम ऑफ द प्रोटेस्टर्स वर किल्ड, क्योंकि पुलिस ने कुछ फायर्स खोल दिए थे जिनमें कुछ लोगों की मौत हो गई थी। टू क्रब एनी फ्यूचर प्रोटेस्ट गवर्नमेंट पुट मार्शल लॉ इन द प्लेस एंड ऑर्डर एंड लॉ एंड ऑर्डर इन पंजाब वाज हैंडेड आउट टू ब्रिगेडियर जनरल डायर। जब ये सब प्रोटेस्ट हुआ, 10 को प्रोटेस्ट हुआ, पुलिस ने गोली चलाई तो उसमें कुछ इंडियंस मारे गए और सिचुएशन अच्छे होने की बजाय और सिचुएशन बुरी हो गई। जैसे ही वहां पर बुरी हो गई, अगेन सेक्शन 144 इंपोज और मार्शल लॉ लग गया। मार्शल लॉ जब लगा तो पंजाब को हैंड ओवर कर दिया गया, किसके? ब्रिगेडियर जनरल डायर के अंदर। अब आता है गाइस 13 अप्रैल वाला दिन। 13 अप्रैल को होती है पूरे देश में बैसाखी। पूरे आज के टाइम पर भी हम लोग बैसाखी का फेस्टिवल बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं, ठीक है। सो बैसाखी का फेस्टिवल था और पंजाब में तो बैसाखी, भाई साहब क्या मजेदार बैसाखी मनाते हैं। आप में से बहुत सारे अगर बच्चे पंजाब से हैं तो आप जरूर पंजाब को जो है पता ही होगा आपको कि पंजाब में किस तरीके से बैसाखी मनाते हैं, या हम लोगों को भी, हमने भी देखी हुई होगी। सो यहाँ पर लोग क्या है, कुछ बैसाखी का फेस्टिवल सेलिब्रेट, क्योंकि इन लोगों का मतलब रूटीन था, हर साल ये बैसाखी के फेस्टिवल के लिए गैदर्ड होते थे, ठीक है। और यहां पर बैसाखी का फेस्टिवल आ गया। लार्ज क्राउड ऑफ पीपल मोस्टली फ्रॉम द नेबरिंग विलेजेस अनअवेयर ऑफ द prohibitory orders in the अमृतसर gathered in the जलियांवाला बाग। लोग जो हैं वो जलियांवाला बाग में गैदर्ड होते हैं। अब यहां पर लोग गैदर्ड हो रहे हैं दो चीजों के लिए। एक, कुछ लोग वहां पर प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं, कुछ लोग वहां पर गैदर्ड हुए हैं क्योंकि मेला लगा हुआ है, और मेले में कौन नहीं जाना चाहता, है ना। मेले में हर कोई जाना चाहता था, उस टाइम के लिए वो एक बहुत बड़ा फन टाइप होता था, तो लोग मेले में घूमने भी गए थे। ब्रिगेडियर जनरल डायर अराइव्ड ऑन द सीन विद हिज मैन, और उसी टाइम पर ब्रिगेडियर जनरल डायर जो हैं वहां पर पहुंचते हैं अपने लोगों के साथ। द ट्रूप्स सराउंडेड द गैदर अंडर द ऑर्डर ऑफ जनरल डायर एंड ब्लॉक द ओनली एग्जिट पॉइंट एंड ओपनड द फायर ऑन अनआर्म्ड क्राउड, किलिंग मोर देन 1000 अनआर्म्ड मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। जनरल डायर ने गोली का ऑर्डर दे दिया। तमाम जो जलियांवाला बाग के जो एग्जिट गेट्स थे उनको क्लोज कर दिया गया, एंड ही ऑर्डर्ड द ट्रूप्स टू ओपन फायर ऑन द अनआर्म्ड मैन। निहत्थे इंडियंस के ऊपर गोली का ऑर्डर दे दिया। भाई साहब, कैन यू इमेजिन? रोंगटे खड़े हो जाते हैं भाई साहब ये सुनकर, अगर आप इस चीज को फील करो ना, कि ऐसा कैसे कर सकता है कोई इंसान कि लोग जो हैं वो गैदर्ड हुए हैं और उन्होंने जो है गोली का ऑर्डर दे दिया, 1000 से भी ज्यादा। क्योंकि गोली जब बंदूक से निकलती है, गोली ये नहीं देखती है कि सामने वाला कौन है, सामने वाला हिंदू है, सामने वाला मुसलमान है, छोटा बच्चा है, लड़की है, औरत है, कौन है। गोली किसी को देखकर नहीं लगती है। तो जब गोली चली तो यहां पर हजारों के हिसाब से इंडियंस जो हैं वो मारे गए, और ये सब जो है सिनेरियो पिक्चर में हुआ। तमाम हिंदुस्तान में दुख की लहर जो है वो दौड़ गई। हर एक इंडियन की आंखों में आंसू थे उस टाइम पर कि ये कैसा अनर्थ जो है यहां पर हुआ। चलिए उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। अब जनरल ब्रिगेडियर ने तो ये सब कर दिया भाई साहब, गंदा इंसिडेंट था, और इसके लिए 2019 में ब्रिटेन ने माफी भी मांगी है। अभी 100 साल के बाद दोस्तों, कैन यू इमेजिन, 100 साल के बाद अभी रिसेंटली 2019 में ब्रिटेन ने इस इंसिडेंट के लिए माफी मांगी है इंडिया से। कैन यू इमेजिन? दिस इज द पावर ऑफ इंडिया राइट नाउ। हम अभी समझ सकते हैं इंडिया कहां पर है, कि माफिया मंगवा रहे हैं हम लोग। अभी कहां हम लोगों ने गोलियां खाई। 100 साल लगा ब्रिटेन को यह समझने में कि हमने इंडियंस के साथ गलत किया था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिपोर्ट कह रही है जो 2019 में मैंने खुद पढ़ा था इसमें, कि ब्रिटेन ने मतलब सॉरी मांगा था इसलिए कि ये मतलब इनह्यूमन एक्टिविटी थी। ये कोई मतलब जल्लाद काइंड ही इंसान था जो कर सकता था। अब भाई साहब तमाम यहाँ पर क्या हुआ, जो है इंडिया के अंदर जो है प्रोटेस्ट हुए, हर जगह जो है इसको लेकर जो है वो बातें होने लगी। गांधी, नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, हर एक नेशनलिस्ट लीडर ने अपने व्यूज जो हैं वो दिए। हर किसी ने बोला कि कैसे आप एक इंसान जो है वो ऐसी हरकतें कर सकता है, ठीक है। और फिर जब ये सब प्रोटेस्ट हुआ, प्रेशर हुआ, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक कमेटी अपॉइंट की कि जस्टिफाई करेंगे, देखेंगे कि जनरल डायर ने क्यों गोली चलाई।
ब्रिटिशर्स के ऊपर, ब्रिटिश जनरल डायर ने लोगों के ऊपर गोली क्यों चलाई, मतलब उसको करेंगे ना, इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो इन्वेस्टिगेशन के लिए एक कमीशन बनाया गया था, जिस कमीशन का नाम था हंटर कमीशन। याद रखिएगा, पेपर में पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग मैसाकेर को मतलब जस्टिफाई करने के लिए, उसको उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए कौन सा कमीशन इंडिया आया था? इट वॉज हंटर कमीशन। द गवर्नमेंट फॉर्म्ड अ कमेटी ऑफ इंक्वायरी ऑफ द इन्वेस्टिगेशन द जलियांवाला बाग शूटिंग, कि जलियांवाला बाग में जो शूटिंग हुई थी उसमें चेक किया जाए क्या है। ऑन अक्टूबर 14, 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ द डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी। द कमेटी वाज पॉपुलरली नोन एज हंटर कमीशन आफ्टर द नेम ऑफ चेयरमैन लॉर्ड विलियम हंटर इसमें थे। इट ऑल्सो हैड इंडियन मेंबर्स, और इसमें इंडियन मेंबर्स भी थे। इन द फाइनल रिपोर्ट सबमिटेड, इसकी जो फाइनल रिपोर्ट सबमिट हुई 1920 मार्च का महीने में हुई, द कमेटी अनोमसली कंडेम्ड डायर्स एक्शन, और उन्होंने कहा कि कंडेम कर दिया डायर्स के एक्शन को। हाउएवर हंटर कमीशन डिड नॉट इम्पोज एनी पैनल और डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द जनरल डायर। हालांकि इन्होंने कहा कि ठीक है, आपने जो किया वो गलत था, लेकिन कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन जनरल डायर के खिलाफ जो है वो नहीं लिया गया। जब नहीं लिया गया तो कहीं नहीं हम लोगों के दिल में गुस्सा तो था ही। फिर आपने देखा ही है कि हमने जनरल डायर को कहाँ जाके ठोका है, उसके घर में जाके ठोका है। ये है इंडिया, ये है इंडियंस। अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस टॉपिक का, जो ये है कि जब जलियांवाला बाग मैसाकेर हुआ था उस टाइम पर बहुत सारे इंडियन लीडर्स ने अपने जो व्यूज़ हैं वो दिए थे। जैसे हम बात करें रविंद्रनाथ टैगोर की, तो इन्होंने अपना जो टाइटल था, दैट इज नाइटहुड का जो टाइटल था, उसको रिनाउंस किया था। उन्होंने कहा था नहीं चाहिए अंग्रेजों का दिया हुआ ये मेडल जो ये हमें दे रहे हैं, कहते हैं तो हमें मुझे नाइटहुड है, लेकिन कर क्या रहे भाई साहब, प्यार हमसे इतना करते हैं और ये हरकत कर रहे हैं। तो जनरल डायर के इस इंसिडेंट के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना जो टाइटल था नाइटहुड का वो वापस किया था। महात्मा गांधी गिव अप हिज टाइटल केसरे हिंद। ये याद रखेगा किसने क्या किया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड का जो अपना टाइटल था वो वापस किया था। महात्मा गांधी ने केसरे हिंद का टाइटल वापस किया था। एंड द ब्रिटिश फॉर हिज वर्क ड्यूरिंग द बोअर वॉर, जो बोअर वॉर हुई थी उसमें जो गांधी जी को टाइटल दिया गया था ये गांधी जी ने वापस कर दिया था। गांधी जी वॉज ओवरवेल्म्ड बाय the atmosphere of the total violence and withdrawal the movement on 18th of April 1919। 18 अप्रैल 1919 तक गांधी जी की जो मूवमेंट चल रही थी, ठीक है, उसको गांधी जी ने वापस कर दिया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस अपॉइंटेड इट्स ओन नॉन ऑफिशियल कमेटी। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपनी एक कमेटी नॉन ऑफिशियल क्यों, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो परमिशन देंगे नहीं, इसलिए इन्होंने इसका नाम दिया है नॉन ऑफिशियल कमेटी अपॉइंट की। दैट इंक्लूडेड मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, अब्यास तैयब जी, एम आर जयाकर एंड गांधी टू लुक इनटू द शूटिंग्स। कि हम भी देखेंगे, हम अपनी तरफ से भी तो कोशिश करें ये देखने की कि ये क्यों हुआ। Congress put forward its own view. The view criticized General Dyer's inhuman and also said that there was no justification in the introduction of the martial law in Punjab. कि कोई ज़रूरत नहीं थी मार्शल लॉ लगाने की। जब मार्शल लॉ लगाने की ज़रूरत नहीं थी, अगर ये मार्शल लॉ नहीं लगाते तो इतना बड़ा इंसिडेंट जो है वो नहीं होता। ये सब जो है वो चल रहा था हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 1919 में। तीन चीज़ें कॉन्टिन्यू हैं। 1919 का एक्ट पास हो जाना, उसकी वजह से जलियांवाला बाग का हो जाना, जलियांवाला बाग के बाद देखते हैं हम लोग कि यहां पर क्या हो रहा है, हंटर कमीशन का आना। तो ये तीनों चीजें ना रिलेट करती हैं एक दूसरे के साथ, इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन तीन चीजों को पढ़ना। एंड आई होप सो कि आपको ये चीज समझ आ गई हो। आपकी कोई भी क्वेरी है, आपका कुछ भी डाउट है, आप हमारे ऑफिशियल नंबर पर हमसे कॉल कर पूछ सकते हो, ठीक है ना, कोई भी वो है। बाकी गाइज आपको अगर इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आपको पता है, जो बच्चे रोज वीडियो देख रहे हैं उनको पता है क्या करना है। आपको सिंपली यहां पर क्या करना है, आपको जाना है टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है @Thakur_93 और आपको इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी। साथ ही साथ जो भी चीजें आपके एग्जाम के रिलेटेड हैं आपको मिलती रहेंगी, ठीक है गाइस। सो फॉर दोज कैंडिडेट्स जो आज फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट करके वीडियो को देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करना तो मत भूलिएगा कि आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा बना। बिकॉज आपके कमेंट्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंस रखते हैं ये मैं आपको वर्ड्स में नहीं बता सकता हूँ। कि आपके जो आप कमेंट्स करते हो बूस्ट मिलता है हमें भी, हम भी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत जो है वो करते हैं। बाकी गाइस किसी भी क्वेरी के लिए जैसे आपको बताया आप हमारे ऑफिशियल नंबर पर कॉल कर सकते हो। एंड फॉर मोर अपडेट्स
stay tuned with JK Exam Cracker and have a nice day guys, and thank you so much.